श्रोताओं नमस्कार। गिरीश बिल्लौरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मिलिए श्रीपद कायंदी जी से। नमस्कार श्रीपद जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं हैं और आपके सभी श्रोताओं दर्शकों को मेरा अभिवादन है। मेरे लिए बहुत ही मैं कह नहीं सकता, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या देखकर यहाँ बुला लिया गया है। लेकिन चूंकि आपने पहला शब्द प्रयोग किया बाल सखा, तो मैं उसी भाव से यहाँ बैठा हूँ और बस अब आप जो आज्ञा देंगे, जो आप निकलवा लेंगे वो निकल जाएगा। ये तो आपका बड़प्पन है। मैं अपने कृष्ण को नमन करता हूँ। बाल सखा। आपका संगीत के प्रति रुझान कॉलेज के दौर से मुझे याद है। ये कैसे हुआ और कब हुआ? दरअसल इसकी कहानी बहुत रोचक है। मेरी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा उन्हें संगीत से अनुराग था, प्रेम था। मेरे नाना जी संगीत प्रेमी थे, तो वो जमींदार भी थे। उनके यहाँ अक्सर बड़े बड़े संगीतकार आके बैठक किया करते थे, तो वहाँ से मेरी माँ के अंदर संगीत का संस्कार था, गुण था। पिताजी की तरफ से ऐसा कोई मुझे याद नहीं है। तो मेरी माँ की इच्छा थी कि परिवार में संगीत हो। तो सबसे पहले मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय प्रद्युम्न कायंदे जी, उन्होंने भातखंडी संगीत महाविद्यालय में तबले में एडमिशन लिया। उस समय परम श्रद्धेय पंडित किरण देशपांडे जी यहाँ थे। उनके सानिध्य में उनका प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ और वो घर आके रियाज करते थे। उस समय 4-4.5 साल का था। वो रियाज से उठते थे, उसके बाद में उनकी जगह बैठ के तबले पे हाथ मारता था। वहां से संगीत का सफर प्रारंभ हो गया। उनको लगा होगा कि शायद मेरे हाथ से कुछ बज रहा है, तो उन्होंने धीरे धीरे सिखाना शुरू किया। और 4.5 या 5 साल की उम्र में मुझे बताते, मुझे तो फोटो दिखाई थी तो पता चलता वो छोटा सा था मैं। शॉवेलिस कंपनी में नवदुर्गा में कार्यक्रम हुआ करता था। वहां पे मेरी पहली प्रस्तुति। शॉवेलिस भेड़ाघाट जिलेटिन। जी जिलेटिन। तो वहाँ पिताजी सुपरवाइजर थे। वहाँ पे नवदुर्गा उत्सव में हमारी माता जी ने एक संस्था बनाई थी, नवीन बाल कला सदन के नाम से। उसमें नाटक, नृत्य, गायन ये सब हुआ करता है। उसी मंच से, उसी बैनर से मुझे पहली बार तबला वादन वहाँ स्वतंत्र तबला वादन कराया गया। आदरणीय कमल चौबे जी, आपको याद हो, जी स्कूल में हुआ करते थे वो। उन्होंने हारमोनियम पे संगत दी, उन्होंने कुछ गाइड भी किया कैसे करना है। वहां से ये मेरा कहना चाहिए तबला जो है वो मेरा पहला प्यार है। फिर धीरे धीरे बजाता रहा। भाई साहब मुझे बहुत प्रमोट करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। जब मैं कक्षा 6 में आया, मेरा बचपन सरस्वती शिशु मंदिर में बीता है। तो सरस्वती शिशु मंदिर के भी कार्यक्रमों में कभी कभी मौका मिल जाता था। जब कक्षा 6 में आया, महाराष्ट्र हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। उसी साल आदरणीय वत्सला बर्वे मैडम थी, वहां पे महाराष्ट्र संगीत विद्यालय की स्थापना हुई जी। तो संगीत विद्यालय की स्थापना हुई तो मैंने भी प्रवेश लिया तबले में, चूंकि तबला बचपन से बजाता था। और गायन का विभाग भी था। तो मेरे भाई साहब ने कहा कि तुम गाने की क्लास में बैठो जाके। वहाँ अभी कोई नहीं है, तुम बैठो। तो वहाँ एक माधव देशपांडे हुआ करते थे, वो एक मुझसे सीनियर थे, वो पहले से बैठे हुए थे। हम दोनों को लेके वो क्लास शुरू हुई। फिर तीसरे व्यक्ति उस क्लास में जुड़े, गिरीश दर्शन है, आप उस नाम से अच्छे से परिचित जी। तो वो हम 3 शुरू हुए, फिर धीरे धीरे वहां पे संख्या बढ़ती गई और मुझे गायन में डाल दिया गया। इस तरीके से मेरी जानकारी के बिना कह दीजिए। उसके पहले कहीं कहीं भजन वजन में गाते रहते थे, तो ठीक है, किसी ने माँ से कह दिया कि इसकी आवाज अच्छी है, इसे सिखाओ। और फिर हमारी बर्वे मैडम ने भी माँ से कहा कि इसे गाना सिखाओ। अब माँ के दिमाग में कल्पना आ गई कि एक भाई तबला बजाएगा, एक गाना गाएगा, तो उन्होंने मुझे गायन में प्रमोट करना शुरू किया। वहां से मेरा गायन का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। आप लोग तो भोसले राज के समय आ चुके थे। कायंदे परिवार, दीक्षित परिवार, पालंदे परिवार। जी, हमारे पिताजी नागपुर से यहाँ आए हैं। जी। और बाला साहब देवरस जी हमारे पिताजी के गुरु रहे जी। आरएसएस के वो कर्मठ कार्यकर्ता, प्रचारक भी रहे जी। सागर खुरई उनका क्षेत्र था। और मेरा ननिहाल सागर ही है।
अच्छा, मतलब आप भोसले राज परिवार के जब यहाँ शासन था उसके बाद आए हैं, बाद आपका आए परिवार बाद जो आए। है हमारे परिवार का मूल जो है वो सौंसर सौंसर, सौंसर में। मतलब लगभग 100 वर्ष का इतिहास आप अपने साथ समेटे। जब 12th हुआ तो हम्म जीवन में कुछ ऐसा चक्र घूमा हम्म कि दरअसल कक्षा 10वीं में ही हम्म मुझे गुरु दीक्षा मिली परम श्रद्धेय संत शिरोमणि साईदास महाराज से। हम्म हमारा परिवार बहुत समय से उनके शरण में था, तो हम्म विधिवत गुरु दीक्षा ली। हम्म और 12th जिस साल मैंने परीक्षा दी, उस साल कुछ ऐसा हुआ कि मुझे आज्ञा हुई कि मुझे गुरु सेवा में जाना है, हम्म तो मैं गुरु सेवा में चला गया। आज्ञा हुई थी 40 दिन की, हाँ, लेकिन रह गया वहाँ 4.5 साल। तो 12th के बाद एजुकेशन रुक सा गया था, लेकिन एक दूसरा ही एजुकेशन वहाँ चल रहा था, आध्यात्मिक क्षेत्र का। जी। चूंकि भजन गा लेता था, तबला बजा लेता था, यहाँ महाराष्ट्र संगीत विद्यालय से 4th ईयर तक की परीक्षाएं मैंने पास कर ली थी। उसके बाद मैं चला गया बैतूल। तो उनके साथ लगभग पूरा भारत भ्रमण होता था, और उस क्रम में बनारस उनका जाना लगातार होता था। तो बनारस में जितने भी वरिष्ठ संगीतकार कलाकार थे, बिल्कुल, वो दरबार में आते थे, और रात 10 साढ़े 10 से महफिल शुरू होती थी, जो सुबह 3 4 5 बजे तक चलती थी। तो बनारस के सभी मूर्धन्य कलाकार वहाँ आते थे। उसी में पंडित जालपा प्रसाद मिश्र आया था। क्या बात है। तो उनका गायन मुझे बहुत प्रभावित भी करता था, मेरे गुरुदेव को भी प्रभावित करता था। अब वो अपना कोई सांसारिक प्रश्न लेके आते थे दरबार में, तो उसी दरमियान कभी साईदास महाराज ने उनसे कहा कि एक लड़का हम आपको देंगे। तो उनका आशय, उन्होंने समझा कि शायद संतान प्राप्ति हो, लेकिन वो लड़का मैं था जो दिया गया। और मुझे आज्ञा हुई 1994 में 93 दिसंबर में जी कि जी। अब आपको बनारस जाना है और गायन सीखना है। उस समय मैंने जरूर तर्क किया था, थोड़ा लड़ाई की थी अपने गुरुदेव से, यदि आप मुझे भेजना ही चाहते हैं तो तबला सीखने के लिए भेजिए, मैं गायन नहीं सीखना चाहता। उन्होंने कहा नहीं, आपको गायन ही सीखना है, और ये गुरु आज्ञा हुई। तो गुरु आज्ञा के आगे गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो नहीं सकता। तो उस तरह मैं बनारस पहुंच गया, पंडित जालपा प्रसाद मिश्र जी के सानिध्य में। फिर वहाँ लगभग 8 साढ़े 8 साल उनके सानिध्य में सीखने का अवसर मिला। फिर जो कुछ है वो है। मित्रों, हमें ज्वाइन कर लिया है श्रीमती सुलभा बिल्लोरे ने, और कायंदे सर से आपके कोई सवाल हैं क्या? सबसे पहले तो मैं श्रीपद भैया को नमस्कार करती हूँ, और प्रश्न तो बहुत सारे हैं, क्योंकि संगीत एक ऐसा विषय है जो बहुत गहरा है। तो अब आप हमें संगीत के बारे में कुछ बताएं भैया। आपने कहा संगीत विषय है। हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव संत शिरोमणि साईदास महाराज कहते थे, कोई भी साधना, कोई भी विषय, कोई भी ज्ञान, वो विषय नहीं हो सकता, वो लक्ष्य हो। तो आपको संगीत मेरे लिए विषय नहीं है, संगीत मेरे लिए लक्ष्य है। मुझे संगीत हासिल करना है, उसके लिए प्रयास करना है, सरस्वती की उपासना करना है, साधना करना है। तब कहीं, तब कहते हैं ना, आध्यात्म में एक वाक्य आता है कि तपस्या के लिए जीवन और कृपा के लिए एक क्षण। तो उस एक क्षण के इंतजार में हम अपनी साधना में लगे कि कब भगवती की कृपा हो जाए और इसका एक कण हमें हासिल हो जाए। संगीत एक, आपने अभी संगीत के बारे में बताया, और आप एक संगीत गुरु के रूप में प्रख्यात हैं। प्रश्न है बाजी। माता पिता तो चाहते हैं कि आज हम बच्चे को लाए, कल साहब कहीं खड़ा कर दीजिए, कहीं गा दे हमारा बच्चा जी। वो इतना सहज इसको समझ लेते हैं। उसका कारण आजकल जो रियलिटी शोज चल रहे हैं, सारे गाँव इंडियन आइडल, ये वो, तो हर माता पिता चाहता है अगर बच्चा घर में गुनगुना भी रहा है यहाँ वहाँ, या थोड़ा बहुत तबले पे हाथ पीट ले रहा है, टेबल पे हाथ पीट ले रहा है, उन्हें लगता है कि ये हमारा बच्चा कर सकता है, और वो ले आते हैं। तो उनकी अपेक्षा ये होती है कि जैसे टीवी पे हम देख रहे हैं रियलिटी शोज में बच्चे गा रहे हैं, हमारा बच्चा वैसा गा सके। वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा वहां पहुंच जाए। अब एक संगीत का विद्यार्थी होने के नाते, या संगीत सिखाने की जगह बैठा हूँ, गुरु शब्द तो बहुत बड़ा है, मैं अपने को उस लायक नहीं मानता, लेकिन अगर सिखाने के लिए बैठा हूँ तो मेरा ये फर्ज लगता है कि मैं उनको इस बात के लिए जागरूक करूँ
कि आप सीधे वो मत देखिए टीवी वाला, यहाँ से वहां तक का रास्ता भी देखिए। तो मैं उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि आप बेसिक शास्त्रीय संगीत सीखें। शास्त्रीय संगीत किसी भी प्रकार के संगीत की जड़ है। इसको शुरू करके एक मार्ग तक पहुंच के, एक चौराहे पे पहुंच के, फिर आप अपना रास्ता तय कर लें कि आपको बॉलीवुड गाना है, सूफी गाना है, गजल गाना है, भजन गाना है, लेकिन वहां तक, चौराहे तक तो आप इसके सहारे आइए ही आइए। ये इस उद्देश्य को लेके मैं सिखाता हूँ। माता पिता और बच्चे तो चाहते हैं कि कुछ मनोरंजक होता रहे, उनके लिए ये साधना से ज्यादा मनोरंजन का विषय होता है। और मेरा प्रयास ये रहता है कि ठीक है, मनोरंजन तो हो, साथ में वो उसके मर्म को भी समझें, उसके तत्व को भी समझने की कोशिश करें, जैसा हमारे गुरु ने हमारे साथ किया। हम चाहते हैं कि हम अपने विद्यार्थियों के साथ वैसा कर पाए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जबलपुर में जो आपका शिष्य मंडल है और जितने गुरु लोग हैं, गुरुजन हैं, जिनके जी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत लोग सीख रहे हैं बच्चे, जी तो आप स्वरार्चन के जरिए लोगों को अवसर दे रहे हैं। जी एक बिल्कुल नई और अनोखी परंपरा है जी और ये बोझिल भी नहीं करती है। जी ये स्वरार्चन का कॉन्सेप्ट है क्या और किस तरह से आप इसको आयोजित करते हैं? जी हम सब कोरोना के समय घरों में बंद थे। उस समय ये ऑनलाइन हम लोग कंसर्ट किया करते थे, जिसका नाम हमने स्वरार्चन रखा। दरअसल ये स्वरार्चन नाम और भी पुराना है हमारे लिए। जब हम बनारस से जबलपुर आए 2005 में, तो हमने माँ नर्मदा के किनारे रात भर का आयोजन प्रारंभ किया, जिसका नाम स्वरार्चन रखा था। चूंकि हमारे पास और कोई भौतिक साधन नहीं है, हम स्वरों से ही माँ की अर्चना कर सकते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम स्वरार्चन हमने शुरू किया। कोरोना काल में लगभग 1.25 साल देश भर के कई प्रतिष्ठित कलाकारों ने, नवोदित कलाकारों ने हमारे रागश्री के पेज पर अपनी प्रस्तुतियां दी। फिर कोरोना खत्म हो गया, हम सब लोग अपने अपने दिनचर्या में व्यस्त हो गए। जबलपुर शहर में शास्त्रीय संगीत के आयोजन बहुत गिने चुने होते हैं। ये हमारी पीड़ा है, बहुत गिने चुने होते हैं। और वहीं फिल्मी और सुगम संगीत की और बाकी आयोजन प्रतिदिन होते हैं। हर तीसरा व्यक्ति एक संयोजक है, कलाकार है, गायक है। तो मेरे मन में पीड़ा ये थी कि शास्त्रीय संगीत का वातावरण कैसे बने, क्योंकि शास्त्रीय संगीत किसी भी तरह के संगीत का मूल है और उससे लोग विमुख होते, मेरा निजी विचार है, हो सकता है ऐसा ना भी हो, कोई सहमत ना भी हो, लेकिन शास्त्रीय संगीत से विमुख होते हुए लोग मुझे नजर आए। न कलाकार प्रस्तुति के लिए प्रयासरत हैं, न श्रोता सुनने के लिए तैयार है। और उसका एक बड़ा कारण मुझे लगता है मंच का अभाव। तो हमने ये प्रयास किया है कि प्रत्येक माह के तीसरे रविवार को हम एक बैठक आयोजित करेंगे, जिसे हमने नाम दिया है स्वरार्चन, मासिक बैठकों की एक श्रृंखला, जिसमें शहर में जब हम परीक्षाओं के समय पे देखते हैं तो हजारों विद्यार्थी परीक्षाएं दे रहे हैं। 50 गुरुजन हैं, विद्यालय हैं, संगीत विद्यालय जहाँ प्रशिक्षण चल रहा है। तो ऐसे जहां जहां तक हमारी पहुंच हो सके, हम पहुंच के सभी गुणी गुरुजनों को और उनके विद्यार्थियों को इस मंच पर लाना चाहते हैं। 3 प्रस्तुतियां स्वरार्चन में विद्यार्थी स्तर की होती हैं। एक विद्यार्थी को 15 से 20 मिनट का समय हम दे रहे हैं। 3 प्रस्तुतियां नृत्य से, वादन से और गायन से। और किसी एक श्रेष्ठ गुरुजन को हम निवेदन करेंगे कि वे अपनी प्रस्तुति वहां दें, ताकि उनकी साधना से, उनके ज्ञान से हम लाभान्वित हो सकें। ये स्वरार्चन का मेन कंसेप्ट है। इसमें आर्थिक दृष्टिकोण कहीं से कहीं तक नहीं है। न हम किसी से कुछ ले रहे हैं, न हम किसी को कुछ दे रहे हैं। संगीत के लिए यह कार्यक्रम है। इस विचार पर हमने यह प्रारंभ किया है, जिसमें हमको महाराष्ट्र शिक्षण मंडल की ओर से बहुत बड़ा सहयोग मिला है कि उन्होंने वह स्थान हमें उपलब्ध कराया है जहां हम ये आयोजन कर पा रहे हैं। अब तक आपने कितने आयोजन कर लिए? अभी इस नए श्रृंखला में 3 प्रस्तुतियां हो चुकी हैं। अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले दिसंबर में हुई और अभी 19 जनवरी को तीसरी बैठक होगी। इसमें एक विचार और हमने रखा है कि हम इसका समय परिवर्तन करते रहेंगे। जी, कभी शाम की बैठक होगी, कभी देर शाम की बैठक होगी, कभी दोपहर की होगी, कभी सुबह की होगी, ताकि जो समयानुसार राग हैं वो हमें सुनने मिल सके। जनवरी की बैठक प्रातःकालीन बैठक है, जिसमें डॉक्टर अरुणा परांजपे, जो कि हमारे शहर की विदुषी गायिका हैं, उनकी प्रस्तुति होगी और जो विद्यार्थी उसमें सम्मिलित होंगे वो समय पे
सूचना मिल जाएगी। तो ये हमारा एक उपक्रम है। मेरा गिरीश जी के इस पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से सभी सुधी श्रोताओं से, दर्शकों से निवेदन है, अपील है कि इससे जुड़िए, शास्त्रीय संगीत सुनिए। एक गलतफहमी यह है कि शास्त्रीय संगीत वही सुने जो समझता हो। हाँ, तो मेरा कहना सामान्य है, है, हाँ। मेरा कहना यह है कि हम बहुत सी चीजें बिना समझे कर लेते हैं जीवन में और जी। बाद में धीरे धीरे समझने लगते हैं। तो आप प्रयास तो करिए, आप आके बैठिए, न समझ में आवे, लेकिन आंख बंद करके यदि आप उस स्वर धारा में बहने की कोशिश करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ भी आएगा। आप स्वरों से जुड़े, आप संगीत से जुड़े और अपने अंदर आनंद की अनुभूति करें। तो शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होगा तभी हम उसका आनंद ले पाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। हम एक फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म कैसे बनती है हमें इसका ज्ञान नहीं होता, लेकिन एक बनी हुई फिल्म हम जरूर देख के उसका आनंद लेते हैं। तो हमें कहानी समझती है, हमें अभिनय समझता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है। इसी तरह आप शास्त्रीय संगीत की बैठक में आइए, बैठिए, आनंद लीजिए और जो भी कला साधक हमारे शहर में कला साधना कर रहे हैं उनका भी उत्साहवर्धन होगा, उन्हें भी मन करेगा कि वे और लगन से साधना करें और विद्यार्थी तैयार करें। विद्यार्थियों को भी एक मंच मिलेगा जिसके लिए वो लक्ष्य बनाएंगे कि इस मंच पे हम प्रस्तुति देंगे तो उनकी अपनी साधना में भी निखार आएगा। इस विचार से हमने यह स्वरार्चन प्रारंभ किया है और आप सबसे हमारी अपील है कि आप इससे जुड़िए। जो गुणी गुरुजन संगीत के इस पॉडकास्ट को देखें, मेरा उनसे भी निवेदन है कि यदि मैं व्यक्तिगत रूप से आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं तो कृपया आप आइए, स्वरार्चन से जुड़िए और स्वयं अपना और अपने विद्यार्थियों का जो है परिचय हमसे कराइए। ये मेरी अपील है। हम जगह देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है। दूसरी मात्रा है। संभालना कठिन है। इतना सब छूट जाए, सब गड़बड़ा जाए। एक बार अंतर और गाइए। इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में पूरा विवरण डाल देंगे स्वरार्चन के लिए जी। और उस पेज को फॉलो करने के बाद में आप निश्चित तौर पर स्वरार्चन के सभी आइंदा जो आयोजन है उससे अपडेट होते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। धन्यवाद।